आप लोगों से चर्चा कर रहा था धातु और अधातु के बारे में। उसके मैंने भौतिक रासायनिक गुण आपको बताए। उसके बाद हम धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा था। और अब हम पढ़ रहे थे कि हमने अत्यधिक जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, वो तो हमने पढ़ ली थी। और अब हम पढ़ रहे थे कि मध्यम क्रियाशील धातुएं हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलो आज हम शुरू करते हैं कि हम जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं उन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं। मैंने आपसे यहां पर बात करी थी कि हम ZnS, जिसको हम किस नाम से भी जानते थे, जिंक ब्लेड के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? इसको हम जिंक ब्लेड के नाम से जानते हैं। जिंक ब्लेड ये किसका है? जिंक का सल्फाइड अयस्क है। अगर हम इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो देखिए बच्चों क्या बनता था, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। तो देखो इसको बैलेंस करेंगे हम, ट्वाइस Zn और थ्राइस। अब हमने कहा था इस अभिक्रिया को जब हम सल्फाइड अयस्क को, देखो किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, यहां पर वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, और अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं, अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को पिछले सेशन में बात हुई थी, वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? वर्जन कहते हैं इसको। रोस्टिंग इसको कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं इसको। ठीक हो गया। और इसके बाद हमने दूसरी एक रिएक्शन बताई थी। हमने कहा था इसका अगर हम इसी Zn का कार्बोनेट अयस्क लें, इसका जो हमने आपको कहा था, इस अयस्क का रासायनिक नाम है कैलामाइन। क्या नाम बताया था इसका? या जिंक कार्बोनेट इसको बोलते हैं। तो देखो अब यहां पर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करवा रहे हैं, या यहां पर हम इसको लिख रहे हैं कि वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति, या हम कहते हैं कि वायु की सीमित मात्रा में, वायु की सीमित मात्रा में। और बात की थी हमने कि गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं, गलनांक से नीचे क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको यहां पर भी क्या प्राप्त होता है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्रिया क्या थी हमारे पास, वर्जन। यहां पर देखो वर्जन में क्या करते थे हम, जो हम रोस्टिंग की बात कर रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। और यहां पर ऑक्सीजन कभी कभी पूछा जाता है कि वर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाया जाता है, और निस्तापन में धातुओं का जो धातु के अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है वो वायु की अनुपस्थिति में कराई जाती है। क्यों? इसका कारण ये बच्चों कि इसमें देखो ये ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है। जो कार्बोनेट अयस्क है जिंक का, इसमें क्या है? पहले से ही क्या है? पहले से ही क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित है। अथवा इसमें अगर हम ऑक्सीजन की जो है मात्रा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड मिलेगा। और यहां भी क्या मिल रहा है? जिंक ऑक्साइड। हमने बात की थी जो कि मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं, ये चाहे किसी भी अयस्क, अगर हम क्या करेंगे इनको सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क में बदलेंगे, और ऑक्साइड अयस्क में बदलने के बाद हम इनका अपचयन करेंगे। अब एक दो शब्द आ रहा है हमारे पास, एक शब्द आ रहा है अपचयन और एक शब्द है अपचायक। दो शब्द हैं, अपचयन और अपचायक। देखो बेटा, अपचयन हम कह रहे, माना मैं बात कर रहा हूं, यहीं पर मैं एक छोटा सा रिएक्शन लिख के दे रहा हूं। इसी को देखो, जैसे हमारे पास ये ZnO है, देख लो आप। तो ये जो ZnO है, हमने यहां से भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, और यहां से भी देखो, यहां पर भी हमने जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, और यहां पर भी हमने क्या कर दिया? जिंक ऑक्साइड प्राप्त कर लिया। और हमने कहा था कि इनके ऑक्साइडों का हम अपचयन करते हैं। और किस किस के द्वारा बोला था हमने? कार्बन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, और H2 के द्वारा। तो ये तीन जो तीन तक बताए थे हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये इनको हम कहते हैं, मैं कह रहा हूं इनको कहते हैं हम अपचायक। ठीक है, अपचयन क्या है? तो देखो यहीं पर माना मैं इसकी अभिक्रिया अगर कार्बन से करवाऊं
तो देखो बच्चों ये क्या बन रहा है, जिंक हमको शुद्ध धातु मिल रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल रही है। या हम इसकी देखो ZnO प्लस इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो देखो यहां पर भी क्या मिल रहा है हमको, Zn प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। और इसकी अगर हम Zn कि हम किससे क्रिया करवाएं, H2 से अभिक्रिया करवाएं, तो तब भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक धातु प्राप्त हो रही है और H2O पानी हमें मिल रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं अपचयन और अपचायक क्या है। तो देखो ये पूरी क्रिया जो हमारे पास ये पूरी क्रिया हो रही है, ये पूरी क्रिया, इस क्रिया को अगर हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन की क्रिया हो रही है। और क्यों हो रही है अपचयन की क्रिया, यहां पर देख रहे हैं आप, जिंक ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन को, ये जो कार्बन है हमारे पास, ये ऑक्सीजन को यहां से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को निष्कासित कर रहा है। तो वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या, देखो यहां ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक से ऑक्सीजन को क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। वो अभिक्रियाएं कैसे अभिक्रिया कहलाती, अपचयन अभिक्रिया कहलाती। और जो देखो अब यहां पर देखो अब अंतर है, अपचयन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि O2 या ऑक्सीजन क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। लेकिन अपचायक, अपचायक क्या है, अपचायक वे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो समझ लो, ऑक्सीजन को अपनी ओर ले रहे हैं, देखो यहां पर ये कार्बन ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को अपने ओर खींच लिया और क्या बना दिया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो ठीक हो गया बच्चों। अपचयन वो अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, किसी यौगिक से क्या होता है, ऑक्सीजन को निष्कासित किया जाता है, उस अभिक्रिया को हम कैसे अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और वे तत्व जिनके द्वारा जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, अपचायक। ठीक हो गया। अब इसको बच्चों में लास्ट एक, इसमें देखो एक चीज और है, यही अभिक्रिया जो ये वाली अभिक्रिया है, मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन, इसको नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट पढ़ने में आपको एक बार फिर से इससे आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मैंने कहा ये अभिक्रिया देखो, ये अभिक्रिया थी, मैंने कहा जिंक ऑक्साइड का प्लस C, हमने इसको बनाया था जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो इस अभिक्रिया को, कौन सी अभिक्रिया को, जिसमें किसी धातु ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा अपचयन करने के फलस्वरूप हमें धातु प्राप्त होती है, तो क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रगलन कहलाता है। ठीक हो गया। क्या प्रगलन किसे कहेंगे, जब किसी धातु ऑक्साइड को कार्बन से अपचयित करके हमें क्या होता है, धातु प्राप्त होती है। तो धातु प्राप्त होती है और क्या मिलता है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो इस अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया कहते हैं, प्रगलन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक शब्द और है बच्चों, एक शब्द है इसमें, और इसको थोड़ा आप समझ लो, गालक, कि हम गालक किसे कहते हैं। ठीक हो गया। तो गालक देखो जनरल समझ लो हम किसे कहते हैं, देखो धातुओं में जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं, जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उनको कैसे अशुद्धियों में बदल देता है, जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उनको किसमें चेंज कर देता है, वो गलनीय, वो पदार्थ जो क्या करता है, किसी भी धातु में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में परिवर्तित कर देता है। क्या कहलाता है, गालक कहलाता है। क्या कहलाता है, गालक कहलाता है। किसमें बदल देता है, क्या ये गलनीय अशुद्धियों में बदल देता है, क्या कहलाता है, गालक कहलाता है। और इसके फलस्वरूप जब हमको जो पदार्थ मिलता है, देखो गालक ने जब क्या कर दिया, गलनीय अशुद्धियां, ठीक है ना, गालक ने अगलनीय अशुद्धियों को किसमें बदल दिया, गलनीय अशुद्धियों में बदल दिया। तो अंत में इसके फलस्वरूप जो पदार्थ मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धातुमल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखो बच्चों कितनी डेफिनेशन हमारे पास हो गई, खनिज हो गया, अयस्क हो गया, गैंग हो गया, वर्जन हो गया, निस्तापन हो गया, प्रगलन हो गया, गालक हो गया और धातुमल हो गया। गालक क्लियर हो गया, अगलनीय अशुद्धियों को किसमें बदल देता है, गलनीय अशुद्धियों में बदल देता है। और गलनीय अशुद्धियों के फलस्वरूप जो पदार्थ बचता है उसको हम क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धातुमल कहते हैं। अब इसको हम और डिटेल क्लियर लिखना चाहें बच्चों तो हम इसको बहुत शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि हम
मध्यम क्रियाशील धातुओं का कैसे हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तो सांद्रित अयस्क में गैंग अशुद्धियां भी मिली होंगी, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अपचायक मिलाएंगे। अपचायक के बाद हम फिर क्या मिलाएंगे, इसमें गालक। क्या मिलाएंगे, गालक। और उसके फलस्वरूप हमें क्या क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा धातु। हमको क्या क्या प्राप्त होगी, सब क्या क्या प्राप्त होगी, धातु, धातुमल और गैस प्राप्त होगी हमको। तो देख लीजिए बच्चों, हमने यही बात आपसे कही थी कि जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो कम क्रियाशील धातु में जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं, हमने सांद्रित अयस्क लिया, उस सांद्रित अयस्क और गैंग एक साथ मिक्स होगा, उसको हमने उसको ऑक्साइड अयस्क में बदला, फिर अपचायक के साथ अभिक्रिया करवाई और माना उसमें फिर भी कोई अशुद्धि बची, गलनीय अगलनीय अशुद्धियां है, तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, गालक मिलाएंगे। गालक क्या काम करेगा, जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उनको गलनीय अशुद्धियों में बदल देगा। तो इस प्रकार से मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम इस विधि से कर सकते हैं। अब है बच्चों हमारे पास जो अंतिम धातु हमने बात की थी, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब देखो, अब है हमारे पास अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। कौन कौन सी अधिक क्रियाशील धातुएं कही हमने, ये हमारे पास अधिक क्रियाशील धातुएं थी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। ये हमारे पास क्या थी, अधिक क्रियाशील धातु है। अब इन धातुओं का कैसे हम निष्कर्षण करते हैं, इन धातुओं का हम कैसे निष्कर्षण करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज याद रखना कि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण, क्या होने के कारण, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इनका अपचयन नहीं किया जा सकता है। कभी कभी आता है ये प्रश्न कि क्या कारण है कि अधिक क्रियाशील धातुओं का अपचयन नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, अधिक क्रियाशील धातुओं का जो है हम अपचयन, अधिक क्रियाशील होने के कारण इन धातुओं का अपचयन नहीं किया जा सकता है, अपचयन नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये धातुएं जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण इनका अपचयन नहीं किया जाता है। और देखिए, अपचयन नहीं किया जाता तो हम भी कैसे इसको करेंगे, तो इन धातुओं, इन शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, विद्युत अपघटनी विधि से, विद्युत अपघटनी विधि से इन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। विधि से इन धातुओं का क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है या शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हमको जो ये क्या है, हमारे पास अधिक क्रियाशील धातु है, हम सबसे पहले इसका क्या प्राप्त, किससे प्राप्त करेंगे, धातु लवण से इसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, और माना अगर कोई ये क्रियाशील धातु लवण में नहीं है, तो सर्वप्रथम हम किस में बदलेंगे इसको, सर्वप्रथम हम इसको किस में बदलेंगे, धातु लवण में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बच्चों, धातु लवण में बदलेंगे। और धातु लवण में, और ठीक हो गया, हम इनको देखो, पहली चीज तो क्लियर होगी कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण हम इन धातुओं को अपचयन विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो किससे प्राप्त करेंगे इसको, विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त करेंगे। और विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास अधिक क्रियाशील धातु है, इनके लवण के रूप में इसको लेंगे। और यदि ये लवण के रूप में उपलब्ध नहीं है, तो सर्वप्रथम इनको किसमें बदलेंगे, हम धातु लवण में बदलेंगे। अब देखो बच्चों, कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि। तो देखो, अब इसको कैसे प्राप्त करते हैं, मैं यहां पर आपको बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि, ये हमारे पास, देखो कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। देखो, हमने एक ये कोई बड़ा सा टब लिया। देखो, हमने ये कोई बड़ा सा टब लिया बच्चों, ठीक है।
इसमें हमने देखो, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है बच्चों, और एक इलेक्ट्रोड ये है। ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, देख लो। ये इलेक्ट्रोड अलग है, ये इलेक्ट्रोड अलग है, और ये इलेक्ट्रोड अलग है। ठीक है बच्चों। अब इसको हमने देखो, इसको हमने एक किससे जोड़ दिया? सर्किट से जोड़ दिया। इसको हमने किससे जोड़ दिया? एक सर्किट से जोड़ दिया हमने। ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास है धन पोल, या इस धन पोल को हम किस नाम से जानते हैं? एनोड। किस नाम से जानते हैं इसको? एनोड के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास ऋण पोल है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैथोड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इसमें हमने जो ये NaCl है, इसको हमने कैसी अवस्था में ले लिया? गलित अवस्था में ले लिया। किस अवस्था में ले लिया? गलित अवस्था में ले लिया, मतलब लिक्विफाइड अवस्था में ले लिया हमने इसमें क्या? NaCl। तो बच्चों जैसे ही हम इसमें देखो, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो देखो क्या होने लग जाएगा? इस NaCl के बंध टूट जाएंगे, और ये दो आयनों में टूट जाएगा। ये दो आयनों में टूट जाएगा, एक Na पॉजिटिव और दूसरा टूट जाएगा ये Cl नेगेटिव में। ठीक हो गया। अब देखो, आपको पता है कि विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है, और समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो देखो, जो ये धन आयन है, ये कहां चले जाएगा? किस तरफ चले जाएगा? कैथोड की ओर चले जाएगा। और जो ये ऋण आयन है क्लोरीन, ये किस तरफ चले जाएगा? एनोड की ओर चले जाएगा। या हम कह सकते हैं कि हमको कैथोड पर, देखिए, हमको कैथोड पर क्या प्राप्त होगा? कैथोड पर हमें हमेशा क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। ठीक है ना। कैथोड पर हमें क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। और एनोड पर हमेशा क्या प्राप्त होती है? अधातु प्राप्त होती है। हमेशा क्या प्राप्त होती है? अधातु प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। तो अब क्लियर हो गया, आप समझ गया। तो क्या होगा यहां पर देखो, जब हम विद्युत अपघटनी विधि से इसका क्या करेंगे? हम शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहेंगे, तो हमने देखो NaCl का एक गलित अवस्था में लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक धनायन और एक ऋणायन। इसको हमने एक विद्युत धारा से जोड़ दिया। इसको हम कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं? बैटरी कह सकते हैं। किसी बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। जैसे हम बैटरी से जोड़ेंगे, तो जो हमारे पास ये NaCl है, ये किसकी आयन में टूट जाएगा? Na और Cl आयन में टूट जाएगा। और Na और Cl आयन में टूटने के फलस्वरूप जो हमारे पास धन आवेश, तो आपको पता है कि सोडियम हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। तो क्या हो जाएगा? सोडियम हमें कैथोड पर मिलेगा, और क्लोरीन जो कि ये किस रूप में होगी? गैस के रूप में होगी, और एनोड पर प्राप्त होगी, यहां से बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? शुद्ध धातु Na प्राप्त हो जाएगी। शुद्ध धातु क्या प्राप्त हो जाएगी? हमको Na प्राप्त हो जाएगी। ठीक हो गया। तो अधिक क्रियाशील धातुओं को हम किस विधि से प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें तीन चीजें, पहली चीज क्लियर, दो प्रश्न इसमें बन सकते हैं कि हम जो हमारे पास अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, उनको हम अपचयन विधि के द्वारा क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? जो हमारे पास अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, वो अधिक क्रियाशील धातुएं क्या होती हैं? अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप उनको हम अपचयन, क्योंकि वो अपचयन करने से पहले क्या हो जाएंगे? अभिकृत हो जाएंगी। तो जो अधिक क्रिया, हम सीधे से लिखेंगे कि अधिक क्रियाशील होने के कारण इन धातुओं को हम अपचयन विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे हम इनको? हम इसको विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त करेंगे। तो विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त करने में क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम किस रूप में लेंगे इसको? जो ये हमारे पास जो हमारे पास अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, इनको हम सबसे पहले किस रूप में रखेंगे? लवण के रूप में रखेंगे। हमको पता है NaCl हमारे पास अपने आप में क्या है? एक लवण है। लेकिन अगर ऐसा कोई अयस्क है कि जो लवण के रूप में प्राप्त नहीं है हमको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसको लवण के रूप में, सबसे पहले हम उसको लवण के रूप में क्या करेंगे? लवण के रूप में लेंगे। और तत्पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हम क्या करेंगे? शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। और याद रखना कि हमेशा कैथोड पर हमें धातु प्राप्त होती है, और एनोड पर हमें अधातु प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चों इस सेशन में मैं यहीं पर पूरा कर रहा हूं। अब हमारे पास जो अंतिम प्रक्रिया रह गई है, वो रह गई है कि धातुओं का परिष्करण।
तो धातुओं का परिष्करण, इसको मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा। धातुओं का परिष्करण, तो धातुओं के परिष्करण क्यों जरूरत पड़ती है जब हमें धातुएं मिल गई? तो इस अवस्था में हमको जो है बच्चों देखो हमेशा याद रखना, अब हम नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं कि धातुओं का परिष्करण। जब हमने धातुओं का देखो, हमने पहले समृद्धिकरण भी कर दिया, धातुओं का निष्कर्षण भी कर दिया, तो अब हमें धातुओं के परिष्करण की जरूरत क्यों पड़ी? धातुओं के परिष्करण की जरूरत क्यों पड़ी? अब हम अंतिम स्टेप है हमारे पास धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण, तो देखो बच्चों इन जितने भी हमने प्रोसेस अभी तक पढ़ी धातुओं को प्राप्त करने की, इन प्रोसेस में हमें शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होती है। इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिली हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपद्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपद्रव्य है ये इस धातु को क्या कर सकता है? नुकसान प्राप्त कर सकता है। इस धातु को जो है, इस धातु को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है, या धीरे धीरे इसको अच्छाई कर सकता है। तो इस अपद्रव्य को हटाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? धातुओं के परिष्करण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? धातुओं के परिष्करण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये जो धातुओं का परिष्करण है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको कैसे हम इसमें धातुओं का परिष्करण करते हैं। तो हम एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे सीयू का। जानते हो आप लोग सीयू? कॉपर जो है, जो कॉपर क्या है हमारे पास? कैसी धातु है? कम क्रियाशील धातु है या मध्यम क्रियाशील धातु है या अधिक क्रियाशील धातु है? कॉपर हमारे पास कैसी धातु है? निम्न क्रियाशील धातु है। तो अब हम इस कॉपर का उदाहरण लेकर के आपसे नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। उम्मीद है मुझे कि तब तक आप लोग जो हैं इस पे ध्यान देंगे। थैंक यू।